नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा करने के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी और कहा पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी भी इस बात पर बधाई के पात्र हैं। मैं सबसे पहले तो द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को, गृह मंत्री जी को और पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत उनका धन्यवाद करता हूं कि एक सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में जो पली बड़ी, जिन्होंने समाज के हर वर्ग में काम किया है और स्वयं एक जनजाति समाज से आती हैं, वो पिछड़ों के दर्द को जानती हैं, उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। निश्चित रूप से ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है, अंतिम व्यक्ति तक शासन पहुंचना चाहिए, अंतिम व्यक्ति की आवाज़ राष्ट्रपति भवन तक जानी चाहिए, ये उसको साकार करती है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और द्रौपदी मुर्मू जी को। ग्राफिक एरा में आज से उत्तराखंड साइंस टेक्नोलॉजी कांग्रेस का आगाज हो गया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस 3 दिवसीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी कांग्रेस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि यह उद्घाटन समारोह ग्राफिक्स एरा हिल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केपी कोटियाल ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आज शुभारंभ हुआ है, जो लगातार अगले 3 दिनों तक चलेगा। इसमें निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड राज्य के विभिन्न स्थानों पर, चाहे आपदा प्रबंधन हो, अन्य स्थान हो, हमारे विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के रास्ते हों, उन सभी पर यहाँ पर चिंतन और मंथन होगा और इस मंथन से ज्ञान अमृत निकलेगा। हमारे देश के लिए जो है ऊर्जा का, उत्साह का और ज्ञान का भंडार होगा, जो हमको एक रास्ता दिखाएगा कि हम आगे जाएं और हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से हमारा राज्य बने। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ये सबसे बड़ा इवेंट होता है साइंस कांग्रेस, और ये पेंडेमिक के कारण हम 2 वित्तीय वर्षों में नहीं कर पाए थे। इस समय ये 2 कांग्रेस एक साथ की जा रही है और इस समय हम पानी की समस्या पे, ई वेस्ट पे और स्किल विज्ञान पे, खास करके बायोटेक सेक्टर में चर्चा करेंगे और करीबन 500 शोधार्थी अपने रिसर्च पेपर्स यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे और मुझे लगता है कि करीबन 60-70 इसमें अवार्डीज होंगे। मैं यूकॉस्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ग्राफिक एरा को इसके लिए वेन्यू बनाया। इससे पहले भी एक दफ़े हम साइंस जो है कांग्रेस सक्सेसफुली कर चुके हैं और ये साइंस के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रदेश का सबसे बड़ा इवेंट होता है। और जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड से बहुत से प्रोफेसर्स, बहुत से रिसर्चर्स और साइंटिस्ट निकले हैं और जो खाली भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो ऐसी कांग्रेसेस में उनमें से बहुत से लोग वापस आते हैं और जो यंग हमारे साइंटिस्ट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको अपना गाइडेंस देते हैं। कल सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश होना है, जिसको लेकर हरीश रावत ने कहा कि हम किसी भी प्रकार से सामना नहीं करके नहीं डरेंगे। अगर सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य ठीक रहा तो हम जरूर ईडी के सामने पेश होंगे। आज हमारे साथ उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज चैनल पे। थैंक यू। सर, पहला सवाल ये है कि कल सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश होना, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखते हैं अभी क्या हुआ है। वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डॉक्टर्स ने उनको रेस्ट की सलाह दी है और ईडी क्या कहते हैं कहेंगे तो हम लोग जो है हर हालत में हम किसी का सामना करने से कांग्रेस या कांग्रेस का नेतृत्व परहेज नहीं करता है। हम उनका आदर करेंगे और हमें पूरा यकीन है कि वो मानवीय पक्ष को ध्यान में रखेंगे। वैसे ये सरकार और इसके किसी तंत्र से मानवीय दृष्टिकोण से सोचने की कल्पना करना ये बेफजूल है। महाराष्ट्र में उथल पुथल इस समय राजनीति को मची हुई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? ये महाराष्ट्र के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। एक निर्वाचित ठीक तरीके से काम कर रही सरकार को तोड़ने की साजिश है, उसको तोड़ने की साजिश है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। सर, ईडी के सामने 5 बार पेश होना पड़ा, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब वो समझ गए हैं, 64-65 घंटे बुला करके भी अब उनकी समझ में आ गया है कि राहुल गांधी
देश की आज़ादी के डीएनए के हैं। ये देश में आतंकवाद के खिलाफ सीना तान करके खड़ा होने वाली इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के डीएनए के हैं। ये देश को बनाने वालों के डीएनए के हैं। तो ये इस तरीके के ईडी और इनकम टैक्स और इस तरीके के जो धमकियां हैं उससे झुकने वाले नहीं हैं। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ। दिल्ली से शिवम पांडे, एएनबी न्यूज़ के लिए। तो वही हरीश रावत ने महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट पर कहा कि एक चलती हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। ये साफ दिख रहा है कि बीजेपी बौखलाई हुई है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इंजीनियर्ड, बल्कि भाजपा द्वारा इंजीनियर्ड डिफेक्शन की कोशिश है। एक चलती हुई सरकार को जो है डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है। और बिल्कुल चीज़ें साफ आ रही हैं। भाजपा इस बात से बौखलाई हुई है कि शिवसेना कैसे औरों के साथ खड़ी हो गई, कैसे उसकी सरकार चल रही है। क्योंकि इस बौखलाई हुई भाजपा ने जो है शिवसेना को अपने घुटनों पर लाने और उनसे अपनी मनवाने के लिए सब कुछ किया है। मैं समझता हूँ कि बड़े ठाकरे साहब, बाला साहब ठाकरे के जो शिष्य हैं वो इसका प्रतिरोध करेंगे, उनके बेटे इसका प्रतिरोध करेंगे, शिवसेना इसका प्रतिरोध करेगी। यूँ ये शिवसेना का आंतरिक मामला है और हम समझते हैं कि वो कोई न कोई समाधान निकाल लेंगे। मगर लोकतंत्र पर महाराष्ट्र में भी हमला हो रहा है। एनडीए गठबंधन ने राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की है, जिस पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी के लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी किसी को भी लाभ या हानि के लिए पद नहीं देती है, क्योंकि बीजेपी के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। ऐसे में आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के लिए चयन करना सभी के लिए गर्व की बात है। देखिए, लाभ हानि ये भाजपा नहीं देखती है। अपना पार्टी, अपना सरकार एक ही है कि ये देश, ये राष्ट्र हमारा है और वह हमारे लिए प्रथम है। और उसका राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति एक महिला, और वो भी आपका ट्रैवल उससे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। और यह हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी ने और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने ये निर्णय लिया। मसूरी पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अग्निपथ का विरोध करने को कहा कि जो इसका विरोध कर रहा है वह गुमराह हो रहा है। पहले इस योजना के बारे में जाने पढ़े। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के लोग युवाओं को भड़का रहे हैं, विशेषकर कांग्रेस, जिसने पहले किसान आंदोलन में जमीन तलाशने का प्रयास किया और अब अग्निपथ के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं को विशेष आभार व्यक्त किया है, जिस पर इस योजना का विरोध नहीं किया, केवल कुछ विपक्षी दलों व एनएसयूआई ने विरोध किया। ये पार्टियां नौजवानों के कंधों पर बंदूक रख कर चलाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे नहीं है, ऐसे में सेना का मजबूत होना बहुत जरूरी है। देखिए, युवा का जो मन होता है, जिस प्रकार हमारे विरोधियों ने, मैंने कहा जो आज निराश हैं, हताश हैं, कांग्रेस सेंटर में सत्ता से बाहर है, प्रदेश के अंदर सत्ता से बाहर है, वो इस बहाने अपना रास्ता खोज रही है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि धीरे धीरे लोगों की समझ में आएगा। आज से भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो रही है और लोग इस योजना का लाभ लेंगे। सर, कांग्रेस के एक नेता ने जो है, मुझे तो कांग्रेस में तरस आता है और दया भी आती है। आज जो कांग्रेस की स्थिति हो गई है, जो कभी विश्व जो है देश की सबसे शक्तिशाली पार्टी होती थी, आज उसकी स्थिति ये हो गई है कि जहां पर कांग्रेस का गढ़ हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, आज कांग्रेस की कितनी सीटें, उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस का क्या हाल है,
अन्य प्रदेशों के अंदर क्या हाल है। तो वो मुझे तो जिसका राष्ट्रनेतृत्व ही मानसिक रूप से परिपक्व न हो, नाम देना ठीक नहीं, समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो उनके नेता क्या कह दें उस पर टिप्पणी करना ठीक। अग्निपथ योजना पर देश में मचे हंगामे के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान का विरोध शुरू हो गया है। युवाओं ने कहा कि सरकार की गलत नीति के चलते आज देश भर के युवा सड़कों पर है, लेकिन युवाओं की मांगे को सुनने के बजाय बीजेपी के नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और सेना का अपमान कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि पिछले 2 सालों से सेना की लिखित भर्ती नहीं कराई गई, जिससे बेरोजगार युवा अवसाद की ओर जा रहे हैं। युवाओं में आक्रोश इस बात का था कि कैलाश विजयवर्गीय ने जो अनाप शनाप बयान यहाँ पे दिए उस पर युवाओं को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उस विषय पे आज इन लोगों ने सबने अपनी मार्कशीट वगैरह भी जलाई, वो जलाया। एक क्रोध था, उसमें हमने एक पुतला दहन छोटा सा कार्यक्रम जैसा भी किया। और लगातार अगर ये लोग अच्छे काम नहीं कर सकते, युवाओं को मतलब उनका अधिकार नहीं दिला सकते, तो एटलीस्ट अनाप शनाप बयानबाजी तो ना करें। अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और जो हम मांगे रख रहे हैं उनको सुनने तक को तैयार नहीं है। इतने बड़े बड़े कहाँ पता नहीं रैली वैली क्या क्या हो रहा। अरे इन चीज़ों को कुछ तो सुनना चाहिए इन लोगों ने। जो भाजपा के मंत्री जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं और उनका कहना है कि पहले हमारा युवा सेना की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा और उसके बाद जो अग्निवीर का जो टैग ले। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निवीर योजना का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। किच्छा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन करते हुए नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष विक्रम कोरंगा और प्रदेश सचिव विनोद कोरंगा के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता एमपी के चौक पर एकत्रित हुए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश की जनता को अपनी सेना पर गर्व होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार सेना के नाम पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता ने अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती किए गए युवाओं की भर्ती में के 4 साल पूरे होने के बाद उनके भविष्य को लेकर सवाल खड़े किए हैं। प्रदर्शन के दौरान तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम लोग जगह जगह पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारत में बेरोजगारों के समर्थन में, युवाओं के समर्थन में जो अग्निपथ योजना ये भाजपा सरकार लेके आई है, जिससे युवाओं का शोषण हो रहा है। भर्ती हुए लोग उनकी भर्तियां रद्द कर दी गई हैं, जबकि आर्मी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भर्तियां रद्द की गई। और जो प्रभावी नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और अच्छे अच्छे पदों पे हैं जो भाजपा के लीडर, वो ये कहते हैं कि हम नहीं इन अग्निवीरों को इलेक्ट्रॉनिक का काम सिखाएंगे, हम इनको बाल बनाना सिखाएंगे। तो मतलब इस तरह की हर एक पढ़े लिखे युवाओं के लिए वो तो लास्ट ऑप्शन होता है। वो सब चीज़ें जो ये आज हमारे बड़े नेता कह रहे हैं, चाहिए अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखा देंगे। इतनी पढ़ाई लिखाई कराने के बाद क्या ये बाल बनवाना सिखाएंगे, क्या इलेक्ट्रॉनिक का नाच सिखाएंगे, क्या ये पंचर बनवाना सिखाएंगे? तो एक लेवल होता है। अगर युवा ने मेहनत कर रखी है, उस कंडीशन में पहुंच रहा है, तो पहला हक वो उस चीज़ का लेगा कि वो अपने परिवार को सक्षम बनाने के लिए अच्छी नौकरी करना चाहता है। लेकिन इन लोगों को बयान देखकर और हंसी आती है कि जिस तरीके से ये अब ये देखिए अग्निवीरों को ये आप उपद्रवी कहना शुरू कर दिए और कल ये इन्हीं लोगों को आतंकवादी कहना शुरू कर देंगे। तो मैं इनके इस कृत्य पे निंदा करता हूँ और इसीलिए हमने आज यहाँ पर नैनीताल जिले के हल्द्वानी का रूप संवरने जा रहा है। नैनीताल जिले के जिलाधिकारी धीराज का कहना है कि नैनीताल में पर्यटन को संवारने के लिए शासन के दिशा निर्देशों पर अब निर्माण कार्य ब्रिटिश काल के गॉथिक शैली के बजाय अब निर्माण कार्य पर्वतीय शैली से किया जाएगा। नैनीताल जिले के जिलाधिकारी हमेशा मौजूद है, उनसे जब बात करते हैं कि जो नैनीताल जिले के अंदर जो तमाम विकास कार्य हैं उसको किस प्रकार से किया जा रहा है और तमाम मुद्दों को लेकर के उनसे बातचीत करेंगे। सर ये बताइए किस तरीके से अब आगे काम किया जा रहा है नैनीताल जिले के अंदर, क्योंकि लगातार आप मॉनिटरिंग करते हुए नजर आते हैं, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आते हैं। इसमें देखिए टूरिज्म के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो नैनीताल का अपना एक विशेष स्थान है। इंडिया ने पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में भी अगर आप देखोगे देश विदेश में नैनीताल की एक पहचान है। लेकिन नैनीताल जो भी टूरिस्ट आता है आपका लेक को एंजॉय करने आ रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा है कि क्यों ना नैनीताल के अंदर भी ऐसी चीज़ें हम लोग क्रिएट करें जिसकी वजह से लोगों का आकर्षण उस तरफ हो। इसलिए
आइडिया के तौर पे हम लोगों ने नैनीताल में जितने भी हमारे मार्केट्स हैं तो उनको हम पारंपरिक शैली में हम लोग डाल रहे हैं। उसका कारण क्या है कि आज़ादी के बाद जो ब्रिटिशर्स ने हम लोग को एक लीगेसी दी है हमें, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखोगे नैनीताल में राजभवन से लेकर और भी जितने भी स्ट्रक्चर चाहे चर्चेज हों कुछ हों वो पूरी गौथिक शैली में बनी है। तो हम चाहते हैं कि नैनीताल हमारा केवल एक पर्वतीय शैली में उसको भी जाना जाए, जिसमें गौथिक शैली को हम लोग छुएं ना, लेकिन उसका संरक्षण भी करें, लेकिन अपना जो पर्वतीय शैली है उसको हम उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा करें। इसके अलावा बात करें हल्द्वानी की बात करें, कुमाऊं का मुख्य द्वार जाना जाता है। हल्द्वानी में किस तरह काम किया जाना, क्योंकि टूरिस्ट यहीं से आगे जाते हैं और एक छवि कहीं ना कहीं नैनीताल जिले की पहले ही बननी शुरू हो जाती है। देखिए या हल्द्वानी में भी अब हम लोग काम प्रपोज कर रहे हैं। अब ये नहीं कि हम लोग केवल टूरिस्टों के लिए कर रहे हैं, हम लोग को चाहिए कि टूरिस्टों के भी अलावा जो लोकल हमारी जनता है, जितने भी पब्लिक है, उनको भी कुछ ऐसा एनवायरनमेंट मिले जिनसे भी उनको, जैसे मार्केट में जाते हैं या कुछ भी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, उनका जो एक एक्सपीरियंस है उसको ठीक करने की आवश्यकता है। इसलिए शहर के अंदर जितने मार्केट्स हैं उनको भी फेजेज़ में हम लोग टेकअप कर रहे हैं। तो फर्स्ट फेज में जो रामलीला ग्राउंड है वो वाला मार्केट हम लोग टेकअप करेंगे, जिसमें बेस हॉस्पिटल से लगा हुआ जो मार्केट है तो उसको टेकअप करेंगे। और साथ ही साथ इन चीज़ों के अलावा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के अलावा, हम लोग रोज़गार परक योजनाओं पे अपना ध्यान ज़्यादा लगा रहे हैं। ख़ास तौर पे एप्पल मिशन में हम लोगों ने जो अभी काम किया अपने जनपद में, आने वाले समय में आप ये मान के चलिए कि रामगढ़, मुक्तेश्वर, ओखलकांडा और धारी वाला इलाका जो है एक एप्पल बेल्ट के रूप में जाना जाएगा। सर, इसके अलावा बात करें अतिक्रमण, एक बहुत ही अहम मुद्दा समय है। अतिक्रमण को लेकर कैसे कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अभी जो यहाँ पर जो मरीन बस्तियाँ उनको हटाने की बात की जा रही है, रेलवे से यहाँ पर वो जो चीज़ें उस पर प्रशासन कहाँ तक पहुँचा है? अभी देखिए जो ये मैटर जो है अभी कोर्ट में विचाराधीन है। मेरे से बात करने धन्यवाद। धन्यवाद। तो जिलाधिकारी ने भी साफ कर दिया कि जो नैनीताल जिला है उसके अंदर लगातार विकास कार्य किए जाएंगे और हर क्षेत्र में वो विकास पहुंचेगा और पूरी तरीके से जो लोग हैं उनको यहाँ पर राहत महसूस की जाएगी। अमित चौधरी, ANB न्यूज़, हल्द्वानी। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां बीजेपी प्रदेश नेतृत्व के जिला निर्देशन में बीजेपी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अश्विनी कुमार द्वारा खटीमा के हर्षवर्धन को बीजेपी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का जिला कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया। हर्षवर्धन को बीजेपी जिला कार्यकारिणी का सदस्य बनाए जाने पर खटीमा में उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खटीमा PWD गेस्ट हाउस में एक कार्यक्रम आयोजित कर मनोनीत हर्षवर्धन का स्वागत सम्मान किया। वहीं सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर और कंधे से कंधा मिलाकर संगठन को मजबूत करने की बात कही। और अपने जिला अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूं जो मुझे इस कार्य के लिए चुना है, जो भी मुझे पद दिया है। मैं अपने इस पद के लिए अच्छा कार्य करूंगा और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हमेशा हर संभव तत्पर रहूंगा। मुझे पद मिलने से यहाँ के सभी युवाओं में, सभी कार्यकर्ताओं में मजबूती मिली है और सभी कंधे से कंधा मिलाकर अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में राशन कार्ड को स्मार्ट बनाने को लेकर लगातार तैयारियां जारी है। आपको बता दें, स्मार्ट राशन कार्ड ATM की तरह कार्य करेगा और उपभोक्ता देश के किसी भी हिस्से में राशन ले सकेंगे। खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि स्मार्ट राशन कार्ड के जरिए उपभोक्ताओं को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे, जिसमें उनकी आइडेंटिटी से लेकर कई अन्य सारे लाभ भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि लगातार सरकार इस विषय पर कार्य कर रही है। राशन कार्ड अपने आप में, जिस प्रकार से हमारी पुराने राशन कार्ड की व्यवस्था थी, बाकायदा एक बुकलेट थी और वो एक छोटे से स्मार्ट कार्ड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसमें एक यूनिक नंबर है। उसका फ़ायदा ये है कि वो फटता नहीं है, गलता नहीं है, कैरी करने में आसान है और साथ साथ में उस यूनिक नंबर में यदि एक कोई राशन कार्ड धारक है तो उसका वो यूनिक नंबर पूरे देश भर में उसी का होगा। ये उसको एडवांटेज है। वो जब कभी भी वो राशन लेने जाएगा वो अपने उस नंबर को डायल करेगा, उसके माध्यम से उसे राशन उपलब्ध हो जाएगा। उसमें सारी डिटेल वो देख सकेगा कि उसने कब कब वो राशन लिया है। तो उसको हर प्रकार से रख रखाव से लेकर उसकी अपनी ID के रूप में पहचान से लेकर ये सुविधा जो है डिजिटल राशन कार्ड के माध्यम से उसको मिलती है, जिसके लिए विभाग ने भी कहा है कि जुलाई अंत तक जो है हम सभी को जो है डिजिटल राशन कार्ड उपलब्ध करा देंगे। तो
उत्तराखंड में हल्द्वानी के इंदिरानगर में पिछले 3 महीनों से पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों का आज आक्रोश फूट गया। जल संसाधन के कार्यालय में पहुंचकर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और पानी की किल्लत को लेकर जल संस्थान के जेई पर गंभीर आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि गर्मी से हजारों लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और जल संसाधन लोगों की सुनने के लिए तैयार नहीं है। जल संसाधन के अधिकारी अधिशासी अभियंता SK श्रीवास्तव ने कहा कि जल इंदिरानगर की पेयजल समस्या को लेकर लोगों को जल्द ही निजात मिल जाएगा। एक 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। यहाँ के लोग बार बार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से बार बार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अधिशासी अभियंता वो जई सुनने को राजी नहीं है। आज मजबूरी में बस्ती के लोग यहाँ आए और उन्होंने कहा भाई हमें पानी की व्यवस्था लो, पानी सप्लाई चालू करो। कोई अधिकारी जाने को राजी नहीं है क्षेत्र में, कोई अधिकारी मोहल्ले में जहाँ जहाँ पानी नहीं आ रहा वहाँ पर घूमने को राजी नहीं है। पानी क्यों नहीं आ रहा उसका कारण पता लगाने को राजी नहीं है। तो अब आज मजबूरी में हम लोग आए हैं। हमारे घरों में 3 महीने से पिछले पानी नहीं है। यहाँ आके समस्या सिर्फ यही है, यहाँ आते हैं तो यहाँ के अधिकारी भी हमसे यही कहते हैं किस तरीके की बदतमीजी में बात कर रही हो, तमीज़ से बात करो, शांति से बात करो। सुनवाई तो हो नहीं रही है, तमीज़ और शांति वो हमें यहाँ सिखा रहे हैं। हमें पानी चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए अपनी लाइनों में। नहीं आ रहा पानी? पानी पिछले 3 महीनों से नहीं आ रहा है। अब बिल आ रहा है? बिल बराबर आ रहा है। बिल को माफ करवाएं हमारे 3 महीनों के बिल। ये जो इस क्षेत्र से लोग आए हैं इनको एक हमारा 13 बिगड़ पे एक धोबी घाट भी कहते हैं उसको, उस ट्यूबवेल से इनको वाटर सप्लाई होती है। इसमें जो नूरी मस्जिद के पास या जहाँ ये बता रहे हैं ये लोग क्षेत्र, तो नूरी मस्जिद का तो मुझे पता है कि वहाँ दिक्कत आती है। उसकी वजह यह है कि एक लाइन घूम के गई हुई है और वो घूम के गई हुई है और स्टार्ट में ये जो लोग हैं पानी ले लेते हैं, जो आखिरी वाले लोग बचे हुए उनको पूरा पानी नहीं मिल पाता है। इशू तो ये है, लेकिन दूसरा एक इशू और भी है। एक तो अभी गर्मी थी तो वाटर डिमांड ज़्यादा हो गई थी, थोड़ा हमारी लाइट की कटौती या वोल्टेज की वजह से प्रोडक्शन में मेरा कम हुआ होगा। कहीं हमारे शायद जेई स्तर पे तकनीकी भी थोड़ी उतनी कमी है कि वो उतना प्रयास कर। मंगलवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम और खाद्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कई स्टोन क्रशरों का निरीक्षण किया। SDM गौरव चचवाल खान विभाग के उप निदेशक राज्यपाल लेखा, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डॉक्टर DK जोशी ने संयुक्त रूप से स्टोन क्रशरों का निरीक्षण करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले क्रशरों स्वामियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। उधम सिंह नगर जिले के किस्सा कोतवाली नवनियुक्त कोतवाली प्रभारी धीरेन्द्र कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया। DGP के निर्देश पर कोतवाली प्रभारी अशोक कुमार सिंह का जसपुर तबादला होने के बाद धीरेन्द्र कुमार का किस्सा में नया कोतवाल बनाया गया है। किस्सा कोतवाल का पदभार ग्रहण करने के बाद कोतवाल प्रभार धीरेन्द्र कुमार का कहना है कि जनता के सहयोग से नशाखोरी और अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली किस्सा का पदभार ग्रहण किया है तो यहाँ की जनता, व्यापारियों और अन्य लोगों से बातचीत करके अभी तक जो समस्याएं प्रकाश में आई हैं वो ट्रैफिक की समस्या है मेन, और नशे की समस्या, और व्यापारियों ने कुछ चोरी की समस्या बताई थी कि यहाँ पर जो है पिछले कुछ दिनों से चोरियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। तो मेरी बिल्कुल प्राथमिकता ट्रैफिक पे सबसे ज़्यादा रहती है और इसके बाद नशा है। तो ट्रैफिक में ये पॉइंट चिन्हित करके कि कहाँ कहाँ पर हम फोर्स लगाकर कर सकते हैं या किसी और डिपार्टमेंट से मदद लेके वहाँ को ठीक कर सकते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी जाएगी। दूसरा, नशे पर बहुत ज़्यादा शिकायत मिल रही है कि यहाँ पर नशा, शराब और जो है स्मैक का कारोबार काफ़ी फल फूल रहा है, तो उनके बारे में मुखबिरी करके यहाँ की जनता से पूछताछ करके जो है उन पर लगाम लगाई जाएगी। तीसरा, जो चोरियां हैं उनके बारे में हमने पूरे अपने एफर्ट्स लगाकर चोरों को पकड़ा जाएगा और चोरों को अंकुश लगाया जाएगा। किसी भी क्रिमिनल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, पूरे जनपद में सत्यापन के लिए पहले से ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। और मेरी जनता से बिल्कुल अपील है कि
बिना किसी सत्यापन के किसी भी किराएदार को या किसी भी घरेलू नौकर को आप अपने यहाँ ना रखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो पुराना कोई क्रिमिनल हो और आपके यहाँ आके पनाह ले रहा हो और आपके यहाँ भी कोई बाजपुर कोतवाली पुलिस ने बाइक 4 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने चोरी की 6 बाइक और अन्य सामान के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश कर दिया है। आपको बता दें कि बाजपुर कोतवाली पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि दोराहा के समीप चोरी की 2 बाइकों के साथ 4 युवक जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोराहा के समीप ग्राम महेशपुरा के पास चेकिंग के दौरान 4 युवकों को चोरी की 2 बाइक के साथ पकड़ लिया। जैसे बाजपुर क्षेत्र में बहुत समय से बाइक चोरी की घटनाएं हो रही थी, तो इसमें हमारी टीमें लगातार उन चोरों को पकड़ने के लिए तत्पर थी। इसमें ही चेकिंग के दौरान दोराहा क्षेत्र में आज सुबह 8:30 बजे के करीब 4 लोगों को माल जो बाइकों के साथ बरामद किया गया, जो कि चोरी की बाइकें थी, जिसमें से 3 बाइकें हैं, जो एक तो बाजपुर की हैं, एक मुरादाबाद क्षेत्र की है यूपी की, और बाकी का अभी पता होना बाकी है। इसमें कुछ गाड़ियों के साइलेंसर्स और नंबर चेचिस नंबर टाइप के भी कुछ बरामद हुए हैं, क्योंकि इन 4 अभियुक्तों में से जो रोहितास है, ये इसकी दुकान है देवीपुरा खड़गपुर क्षेत्र का रहने वाला है और ITI क्षेत्र में इसकी दुकान है, और ये बाइक चोरी करते हैं और उसके बाद उसको काट देते हैं, उसके पार्ट्स को अलग अलग करके बेच देते हैं। तो इसकी दुकान से बाकी सामान भी बरामद हुआ है चोरी का, जो कि अलग अलग बाइकों के थे, जैसे साइलेंसर हैं और बाकी सामान है बाइक का। तो इसने स्वीकार भी किया है कि हम लोग बाइक चोरी करते हैं और उसके बाद उसके पार्ट्स को अलग अलग काट के बेच देते हैं। सर, इस घटना में जो अन्य जैसे एक तो कोई चेन स्नेचिंग और इस तरह की कोई घटना में एक अभियुक्त का है इन्वॉल्वमेंट, और बाकी अभी इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे को जवाब। शिवसेना अध्यक्ष को दिया हर वचन पूरा किया गया। आपको बता दें कि मैं इस्तीफा देने को तैयार, वो सामने आकर कहे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे नहीं आ सकते तो फोन करे। मैं किसी से डरकर भागने वाला नहीं हूं। सीएम ने कहा कि मैं किसी से डरकर भागने वाला नहीं हूं, मुझे सत्ता का लालच नहीं है। उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया है। मैं कुर्सी से चिपक कर रहने वाला इंसान नहीं हूं, मैंने इस्तीफा लिख कर रखा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने इस्तीफा लिख कर रखा है, विधायक आए मेरा इस्तीफा ले जाएं। मैं किसी से डरकर भागने वाला नहीं हूं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सीएम उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे को जवाब। शिवसेना अध्यक्ष को दिया हर वचन पूरा किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।